जिंदा हो तो प्रमाण दो, आलस की पोटली बांध दो। ये जमाना कुछ भी कहे कहने दो, खोल दो अपने पंखों को और उसे ऊंची उड़ान दो। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SPD गुरु में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से SPD जी के बुक के जितने भी सेट्स हैं उन सभी सेट्स की एक सीरीज लेके आए हैं और इस सीरीज के दौरान हमने सेट 1 और सेट 2 को कवर कर लिया है। तो आज बारी है सेट 3 की। तो चलिए जानते हैं इसे विस्तार से और वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था 1575 ईस्वी में। अकबर जो कि मुगल वंश का शासक था, उसका शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। चलिए अकबर द्वारा किए गए कुछ कार्यों को जान लेते हैं। पहला है, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। चौथा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत और सातवां है, राजधानी लाहौर स्थानांतरण 1585 में। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई। दूसरा है हल्दीघाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को अकबर और मेवाड़ के शासक के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। बताते चले कि भारत के साथ अब तक पाकिस्तान का युद्ध 3 बार हो चुका है, 1965 में, 1971 में और 1999 में। 1971 के युद्ध में राष्ट्रपति वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1999 के कारगिल युद्ध में राष्ट्रपति KR नारायण और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान लेते हैं। इनका जीवन काल 5 सितंबर 1988 से 17 अप्रैल 1975 तक रहा। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 16 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। इन्हें 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतिम है 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे ने किया था। इनका पूरा नाम धोंडो केशव कर्वे था। ये एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला उत्थान का कार्य किया। इन्होंने भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT यानी श्रीमती नाथीराम दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मुंबई में किया। 1958 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 16 अप्रैल 1856 को शुरू हुआ था। और अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें किसी औरत के पति के मर जाने के बाद उसके पति के लाश के साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था। अब चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राजभाषा मलयालम, लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9, प्रमुख त्यौहार ओणम है। काजू, काली मिर्च और अदरक के उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी केरल राज्य में ही है। प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर और सबरीमाला मंदिर इसी राज्य में है। चलिए कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य और चिनार वन्यजीव अभयारण्य जो कि इडुक्की जिला में है, सब के सब केरल में ही है। ये थे केरल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
चलिए सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कंचनजंगा जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। अब दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच का स्थान जो नीचे की तरफ दबा हुआ हो उसे दर्रा कहते हैं, नाथुला दर्रा। इससे भारत चीन व्यापारिक मार्ग होकर गुजरती है, जिससे भारत चीन के बीच लगभग 80% व्यापार होता है। जलेपला दर्रा सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। तो ये था सिक्किम के बारे में थोड़ा डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय था, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था। चलिए विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ। इन दोनों विश्व युद्धों के दौरान संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया। पहला था मित्र राष्ट्र, जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस आदि देश शामिल थे, और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि अन्य देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या बताई जाती है, और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बहुत सारे हैं, जिनमें वर्साय संधि, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता इत्यादि शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हो गई, और इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए कुछ कार्यों को जान लेते हैं। पहला है, इसने कुतुब मीनार की निर्माण की नींव डाली। दूसरा है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। तीसरा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इसको लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। तो ये था गुलाम वंश से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए कुछ अन्य गायन और उनके गायन कालों के बारे में जान लेते हैं। राग भैरव, राग रामकली प्रातः काल के समय, राग यमन, राग भूपाली, राग बिलावल रात्रि का प्रथम पहर, राग हिंडोला बसंत ऋतु में प्रातः काल के समय, राग ललित रात्रि का अंतिम पहर के समय, राग सारंग दोपहर के समय, और राग मुल्तानी मध्याह्न काल में गाए जाते हैं। ये थे कुछ गायन और उनके गायन काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। चलिए हॉकी के बारे में जान लेते हैं। हॉकी 2 पक्षों के बीच में खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH की स्थापना 1884 में हुई। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 में हुआ, और हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में हुआ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत में 3 हॉकी अकादमियां कार्यरत है। नई दिल्ली में एयर इंडिया अकादमी, रांची में विशेष खेल क्षेत्र अकादमी, और राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अकादमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग उन्हें कहते हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग हवा में 331 मीटर पर सेकेंड, पानी में 1483 मीटर पर सेकेंड,
और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात शून्य होता है। ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है यानी ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। ध्वनि पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है यानी आर्द्रता बढ़ने पर इसकी चाल कम हो जाती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। और अंतिम है ध्वनि का वेग एल्युमिनियम धातु में सबसे ज़्यादा होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं होता है। अब चलिए कुछ ताप के अन्य मापकों के बारे में जान लेते हैं। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका सेल्सियस में मान लगभग 37 डिग्री सी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल जमकर बर्फ बन जाता है। परीक्षा में ताप से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसका सॉल्यूशन आप नीचे दिए हुए सूत्र के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन में संबंध बताया गया है। सूत्र है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन कुल 4 स्थलों को गुजरात में खोजा गया है। पहला है धौलावीरा, इसे 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया था। दूसरा है सुतकोटदा, इसे 1972 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया था। तीसरा है लोथल, 1957 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। और चौथा है रंगपुर, इसे 1951-53 में माधव स्वरूप वत्स, बीबी लाल और SK थापर द्वारा खोजा गया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है नीचे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। यह तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा और इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए कुछ शहर हैं हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। इसके द्वारा कुछ संस्था बनाए गए हैं जैसे कि दीवाने खैरात। यह महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के सहायता के लिए कार्य करता था। दीवाने बंदगान, यह दासों के देखभाल की काम करता था। चलिए आगे जानते हैं। इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज या लगान, खुम्स या युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात लेने का आदेश दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही लिखी थी। और इस तरह से हमने सेट 3 के सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। तो ये था सेट 3 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 4 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।